डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं यूनिट थर्ड की, यूएचबी यूनिट थर्ड, हार्मोनी इन द फैमिली, अंडरस्टैंडिंग द वैल्यूज़ इन ह्यूमन रिलेशनशिप। तो इसको समझने जाते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन रिलेशनशिप को अगर समझने जाते हैं तो फैमिली इज़ अ बेसिक यूनिट। फैमिली को अगर समझने जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लिविंग रिलेशनशिप एंड हार्मोनी। सबसे पहले हम रिलेशनशिप को जो समझने जाते हैं अपने परिवार में ही देखते हैं। टू लिव विथ फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप, इट इज एग्जिस्टेंशियल essential to understand relationship, assuming relationship without understanding does not work। कि अगर हम समझते हैं कि बिना समझे हुए रिलेशनशिप को जी रहे हैं तो वो उतने मानने के बेस पर उतना बनता नहीं है। जब तक कि रिलेशनशिप को अगर हम समझने जाते हैं तो उसको समझकर फुलफ़िल करने जाएंगे तो बेहतर तरीके से हारमोनियस लाइफ हम जी पाएंगे। तो चलते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप बिटवीन वन सेल्फ टू अदर सेल्फ, ये पहले से ही बना हुआ है। बनाना नहीं, रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है एक सेल्फ का दूसरे सेल्फ से। अगर हम उसे रिकग्नाइज कर पाते तो फुलफ़िल करते हैं, और रिकग्नाइज नहीं करते तो फुलफ़िल नहीं करते। तो अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर आप देखने जाएं, जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, जाते में अगर किसी बाइक वाले का साइड स्टैंड खुला हुआ है तो आप क्या करते हैं, उसको बताने की कोशिश करते हैं कि आपका साइड स्टैंड खुला हुआ है। जबकि आपका तो, अगर आप कहें कि ना तो आप उसे जानते ना पहचानते, फिर भी आपको लगता कि कहीं इसके साथ दिक्कत ना हो जाए, तो इसका मतलब आप रिलेशनशिप फील कर रहे हैं। एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन से रिलेशनशिप है, इस बात से आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप एक सेल्फ का दूसरे सेल्फ से, हम लोगों ने यूनिट 1 में पढ़ा था ह्यूमन बीइंग इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। तो सेल्फ और बॉडी, तो सेल्फ का सेल्फ से रिलेशनशिप है, सेल्फ के बेस पर हम समझने जाते हैं। तो अगर इन वैल्यूज़ की बात करें, क्योंकि वैल्यूज़ रिलेशनशिप में 9 वैल्यूज़ हैं। 9 वैल्यूज़ में ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड और लव। ट्रस्ट इज़ द फाउंडेशन वैल्यू और लव इज़ द कंप्लीट वैल्यू। तो ये 9 वैल्यूज़ को अगर हम समझकर अपने रिलेशनशिप में फीलिंग्स को फुलफ़िल करते हैं तो एक फुलफिलिंग लाइफ और एक जस्टिसफुल लाइफ जी पाते हैं। तो इसको याद करने का अगर आप तरीका देखें तो इसको याद करते हैं, तो अगर आप देखें तो अगर इसको ऐसे याद कर लें, ट्रैक GRZZF, एस फॉर फ्रॉम को कहीं लिखना नहीं है, लेकिन याद करने के लिए आप कर सकते हैं। T फॉर ट्रस्ट, R फॉर रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड एंड लव। तो इस तरीके से ये 9 फीलिंग्स को आप याद कर सकते हैं। इन 9 फीलिंग्स को याद करने के बाद 1 फीलिंग्स को हम, फर्स्ट जो फीलिंग है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि ट्रस्ट इज द फाउंडेशन वैल्यू, एक्सप्लेन इट। तो रिलेशनशिप हमने कहा कि आपको पहचानना है, पहले से बना हुआ है, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो उसे फुलफिल करते हैं, अगर नहीं करते तो नहीं करते। तो जहाँ जहाँ आप पहचान पाते हैं तो वहाँ पर रिलेशनशिप को फुलफिल कर रहे होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आज के समय में जो परिवार हैं, उन परिवारों में परेशानी इसलिए ज़्यादा है कि फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ कम है, या आपस में एक दूसरे को, रिलेशनशिप को पहचान नहीं पा रहे हैं इसलिए ज़्यादा है। तो देखने जाते हैं तो बहुत, अगर आप देखने जाएं, एक्सप्लोर करने जाएं, तो देखें कि परिवारों में जो झगड़े हैं वो हो सकते फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ के कारण तो हों, समस्या फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ के कारण हो, लेकिन एक दूसरे को आपस में रिलेशनशिप को समझ नहीं पा रहे हैं, इसके कारण भी झगड़े। तो ट्रस्ट एज अ फाउंडेशन वैल्यू, तो ट्रस्ट की डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। ट्रस्ट इज टू बी एश्योर्ड दैट अदर
इंटेंड्स टू मेक मी हैप्पी एंड प्रॉस्परस। कि दूसरा, इस टेस्ट किस बात का, कि दूसरा जो ह्यूमन है उस पर मुझे विश्वास है कि वो मुझे हैप्पी और प्रॉस्परस बनाना चाहता है। जिस जिस पर आपको विश्वास है उस पर आपको ट्रस्ट है। जैसे अगर अपने माता पिता पे आपको लगता है कि वो हमारे लिए हमेशा कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि वो हमें प्रसन्न और प्रॉस्परस बना रहे, तो निश्चित रूप से आपको उन पर ट्रस्ट है। जब जब ट्रस्ट रहेगा तो आपकी फीलिंग रिलेशनशिप की होगी। तो चेक करने जाते हैं कि क्या लगता है, हमारा जो ट्रस्ट है वो हमेशा बना रहता है कि नहीं। तो ये 4 क्वेश्चंस का सेट है, इसको देखते हैं। ये ज़रूर आप लोग समझ के लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए और इसको ज़रूर लिखिए अगर ट्रस्ट एज अ फाउंडेशन वैल्यू आपको एक्सप्लेन करना है। और समझने के लिए, लाइफ के लिए एक्सप्लोर करिए तो आपको और बेहतर होगी। तो अगर आप अपने से क्वेश्चन पूछें कि आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, क्या मैं अपने को सुखी बनाना चाहता हूँ, क्या उत्तर आता है? तो मैंने तो अभी तक इतने पूछा, लोग यही कहते हैं कि नहीं, हाँ सुखी बनाना चाहता हूँ। तो दूसरा भी अपने को सुखी बनाना चाहता है, तो अदर वॉन्ट्स टू मेक मी हैप्पी हरसेल्फ, तो वो भी सही है। और मैं दूसरे को भी सुखी बनाना चाहता हूँ, तो चाह कर तो मैं किसी को परेशान करता नहीं हूँ। इन 3 क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट नहीं है। चौथा क्वेश्चन है कि दूसरा मुझे सुखी बनाना चाहता है, इस बात पर मुझे डाउट लगता है बहुत सारे लोगों को। अब अगर ये तो हमारा चाहना है, ये हम चाहते हैं, नेचुरल एक्सेप्टेंस है। करने के लिए योग्यता, एबिलिटी पर अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि आई एम एबल टू मेक माई सेल्फ ऑलवेज हैप्पी। मुझे तो नहीं लगता कि बहुत बार लोग सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठ जाएं, ये काम करें, लेकिन फिर भी वो नहीं करते तो खुद को ही दुखी बना रहे होते हैं। तो इस तरीके से तो क्वेश्चन मार्क है। तो आई एम एबल टू मेक द अदर्स ऑलवेज हैप्पी, दूसरे को हमेशा सुखी बना पाते हैं, तो इसमें भी डाउट है। क्योंकि अगर दूसरे को पता चला आपने टाइम दिया, कभी उसकी फ़ोन कॉल ही नहीं उठा पाई तो वो परेशान हो गया, तो हमेशा ऐसा नहीं होता है। द अदर इज ऑलवेज हैप्पी मेक हर सेल्फ, क्या दूसरा भी अपने को मना पाता? तो ऑब्जर्वेशन करके हम देखते हैं कि दूसरा के बारे में भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो भी हमेशा कहता रहता कि अरे मैं तो खुद ही परेशान हूँ। और चौथा जो क्वेश्चन है, अगर पूछे कि दूसरा मुझे हमेशा हैप्पी बना पाता है, तो पहले तो मुझे इंटेंशन पे ही डाउट है, तो उसके इस पर तो निश्चित ही डाउट है। तो इस तरीके से लगता है कि दूसरा मुझे हैप्पी नहीं बनाना चाहता। अब दूसरा अगर अपने बारे में, दूसरे के लिए जब आप अपने को है, अपने बारे में एक क्वेश्चन पूछे और दूसरा अपने से ये क्वेश्चन पूछता, तो उसे लगता है कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन दूसरा मुझे हैप्पी नहीं बना। तो एक दूसरे के इंटेंशन पर डाउट है। तो जहाँ इंटेंशन पर डाउट है तो इससे क्लियर हो रहा है कि हम एक दूसरे के इंटेंशन पर ही डाउट कर रहे हैं और बाहर के बिहेवियर को देख कर। तो झगड़ा इसी बात का बहुत सारा बना रहता है, लगता है कि नहीं ये तो मुझे परेशान करना ही चाहता है। तो आप अगर देखें तो अगर आप कभी जैसे घर में आप बैठे हों, कोई काम के लिए आपसे कह दिया जाए, छोटा बच्चा है जा रहा, उससे कहा गया कि पानी लाओ, वो पानी का गिलास उसने गिरा दिया, तो कहते कि भाई तुमने तो पानी फैला दिया। तो क्या लगता है कि वो पानी फैलाना चाहता था कि उसकी योग्यता की कमी पड़ गई इसलिए फैला दिया? एक्सप्लोर करिए इसको। तो मुझे तो लगता है ऐसा ही लगता कि दूसरा काम बिगाड़ना नहीं चाहता। आप कभी भी अगर आपसे ये गलती होती तो आप क्या बिगाड़ना चाहते थे? आपको लगता नहीं ये तो मैं धोखे से हो गया। तो अपने लिए तो आप हमेशा उसकी अपनी चाहना को अलग और एबिलिटी को देख पाते, और दूसरे की एबिलिटी को देखकर उसकी इंटेंशन पर डाउट कर लेते। तो झगड़ा इसी बात का ज़्यादा रहता है। तो इसे ब्रीफ में रखते हैं और इसको ज़रूर तैयार कर लीजिए। तो अगर आप इस बात को समझ पाते हैं कि जो दूसरा है वो मेरे जैसा ही है, उसकी भी वो भी मेरे जैसा ही, उसका सेल्फ, उसका पर्पस, प्रोग्राम और पोटेंशियल मेरे जैसा ही है। अदर इज सिमिलर टू मी, अदर सेल्फ इज सिमिलर टू मी, तो दूसरा मेरे ही जैसा है। तो मेरी इंटेंशन प्योर है, मैं कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कॉम्पिटेंस कम पड़ने पर नहीं कर पाता हूँ हमेशा सुखी, तो दूसरा भी ऐसा ही करता है। तो इस बेस पर अगर आप जानेंगे तो दूसरे की इंटेंशन पर डाउट आपको नहीं होगा। कॉम्पिटेंस तो कम या ज़्यादा हो सकती है, तो आप एक दूसरे से रिलेटेड फील करेंगे। तो अगर इस
अब अगर देखने जाएं तो आपको जो नेचुरली एक्सेप्टेबल है कि दूसरा अगर अदर इज सिमिलर टू मी, तो आपको इंटेंशन पर डाउट नहीं तो कॉम्पिटेंस तो कम या ज़्यादा हो सकती है। इस बेस पर हम आगे प्रोग्राम बनाकर उसकी कॉम्पिटेंस, अपनी कॉम्पिटेंस और उसकी कॉम्पिटेंस को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए अगर इस बात की क्लियरिटी हो जाती है कि तो हम एक्सप्लोर करते हैं, इस बात की क्लियरिटी हो जाती है, इंटेंशन पर डाउट नहीं रहता है, तो हमारा ट्रस्ट उसके इंटेंशन पर, तो इस हम सभी की इंटेंशन पर डाउट नहीं करें। तो इस बेस पर रिलेशनशिप में ट्रस्ट फाउंडेशन वैल्यू है। कॉम्पिटेंस कम या ज़्यादा हो सकती है, तो उसको तो हम देख सकते हैं। तो अगर हमें इंटेंशन पे डाउट नहीं होता है तो हम रिस्पॉन्स करते हैं, क्या करते हैं, ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन हिज कॉम्पिटेंस, अपनी और उसकी। अगर इंटेंशन पे डाउट होता है तो गेट इरिटेटेड, हम गुस्सा होते हैं, गेट एंग्री, गुस्सा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और फीलिंग ऑफ अपोजिशन करते हैं। तो इसलिए क्लियरिटी के साथ जब हम ये देख पाते हैं कि अदर इज सिमिलर टू मी, दूसरा मेरे जैसा ही है और मेरी इंटेंशन कभी गलत नहीं होती तो दूसरे की भी नहीं होगी, तब हम जाकर रिलेशनशिप फील कर पाते हैं। और जब तक ये देख नहीं पाते तो कभी रिलेशन फील करते हैं, कभी अपोजिशन में रहते हैं। तो ट्रस्ट जब अपोजिशन में है, जब आपको ये फील नहीं हो रहा, उतने समय तक रिलेशनशिप की जो फीलिंग है वो अवेलेबल नहीं है। इसीलिए कहा गया कि ट्रस्ट जब तक आपको ये क्लियरिटी नहीं हो, दूसरा मेरा सहयोग करना चाहता, मेरा भला करना चाहता, तब तक आप उससे रिलेशन से फील ही नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ट्रस्ट इज अ फाउंडेशन वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप। अब दूसरी जो वैल्यू है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब है, रिस्पेक्ट मीन्स राइट इवेल्युएशन। इट इज अ सिंपल as that we are rightly evaluated as feel respected, when we are not rightly evaluated we feel disrespected। मतलब सही सही evaluation करना, रिस्पेक्ट का मतलब हम पहले अपना सही सही evaluation करें और दूसरे का भी सही सही evaluation करें, तो हम रिस्पेक्टेड फील करते हैं। अगर आपका कोई सही evaluation करता है तो आप ठीक फील करते हैं। डिसरिस्पेक्ट क्या है, ओवर evaluation, अंडर evaluation एंड अदरवाइज इवेल्युएशन। तो इसको अगर हम देखने जाते हैं डिसरिस्पेक्ट को, और डिफरेंशिएशन इज लीडिंग टू डिसरिस्पेक्ट। तो राइट इवेल्युएशन अगर आप अपने को कर रहे हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में है। अगर आप अपना ही ओवर इवेल्युएशन या दूसरा का ओवर इवेल्युएशन कर दे रहा कि भाई आपसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, तो ओवर इवेल्युएशन करने से आप ईगो में जा सकते हैं। और कोई कह दे कि भाई तुम तो किसी लायक ही नहीं हो और तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तो हो सकता है अंडर इवेल्युएशन की वजह से आप डिप्रेशन में जा सकते। तो ये वाला जो डायग्राम है कि ईगो, सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिप्रेशन, इस तरीके से ये ग्राफ के फॉर्म में अगर आपने अपने को राइट इवेल्युएटेड नहीं किया, अगर आपको अपनी क्लियरिटी इस बात की है कि मैं अपना सही सही इवेल्युएशन कर लूँ, तो दूसरा तो आपको ओवर इवेल्युएशन और अंडर इवेल्युएशन भी कर सकता है। तो आप अपनी रिस्पेक्ट को किसी से लेना नहीं है, रिस्पेक्ट आपकी खुद अवेलेबल है आपके पास। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने को सही सही इवेल्युएशन करने के साथ आप दूसरे का अंडर इवेल्युएशन और ओवर इवेल्युएशन का आप पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर आपको ये क्लियरिटी हो। तो मिनिमम कंटेंट ऑफ रिस्पेक्ट कि अदर इज सिमिलर टू मी, किस बेस पर कि उसका पर्पस सेम है, प्रोग्राम सेम है, और पोटेंशियल पर्पस कि हर कोई नेचुरली एक्सेप्टेबल है, हर एक को हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के साथ जीना चाहता है और उसे अचीव करने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहा है। और तीसरी अगर बात करें तो सबके अंदर डिज़ायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन और नेचुरल एक्सेप्टेंस बनी हुई है, उस बेस पर अदर इज सिमिलर टू मी, दूसरा मेरे जैसा ही है। तो अगर मैं अपना सही इवेल्युएशन कर लूँ तो दूसरे का भी सही इवेल्युएशन करूँ। डिसरिस्पेक्ट अराइजिंग आउट डिफरेंशिएशन, अगर हम डिफरेंशिएशन करते लोगों के बीच में, उसके बेस हो सकते बॉडी, फिजिकल फैसिलिटी और बिलीफ। एज के हिसाब से कोई बड़ा है, कोई छोटा है, बड़ों का सम्मान करिए तो छोटों का क्या करें, मतलब सबका सम्मान करिए। किसी के पास ज़्यादा ताकत है तो उसका, तो कमज़ोर का क्या करें। इस तरीके से अगर देखने जाएं तो एज, फिजिकल फैसिलिटी, जेंडर, रेस, इन तीनों में जो शरीर के बेस पर, बॉडी के बेस पर हम अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो दूसरे का
डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर किसी की वेल्थ, किसी के पास ज़्यादा पोस्ट बड़ी है, उसके बेस पर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो सम्मान तो सबको चाहिए। किसी की आइडियोलॉजी के बेस पर, सेक्ट के बेस पर, इंफॉर्मेशन कि हमारे पास बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी डिग्री है, किसी के पास नहीं है, तो उस बेस पर अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट तो रिस्पेक्ट का ये है कि अदर इज सिमिलर टू मी, वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये जो डिफ्रेंशिएशन में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, और कॉम्पिटेंस जो डिफरेंस है उस बेस पर हम एक दूसरे के सहयोगी बन सकते हैं। तो रिस्पेक्ट इज अ राइट इवेल्युएशन, इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस चेक करने पर ऑन द respect is a self on the basis of self. We are similar at the level of purpose, program and potential, and we are complementary at the level of competence. तो इस बेस पर हम अगर जाते हैं तो समझ पाते, तो हो सकता है कि किसी के पास, अगर इस बेस पर हम दूसरों के साथ सहयोग करने रिलेशनशिप में जाते हैं, तो अगर दूसरा जो है वो मुझसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज़्यादा, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उससे सीखने के लिए तैयार रहें हम अपने को। और आई एम मोर अंडरस्टैंडिंग, मेरे पास ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरे के साथ हम सही से सहयोग करें उसे सिखाने में। आई लिव विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द अदर अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं है कि वो मेरा सहयोग करेगा तो मेरा सहयोग करूँगा, क्योंकि जो ज़्यादा जिसके पास समझ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबका सहयोग करे। तो आई एम कमिटेड, मैं कमिटेड हो पाऊँ फैसिलिटेट करने के लिए अंडरस्टैंडिंग टू अदर, और उसमें जितना भी उसे टाइम लगेगा उस हिसाब से जितना भी फिजिबल हो पाए उस हिसाब से उसके साथ में सहयोग करूं और अपना कॉम्पिटेंस को डेवलप करूं। तो डिसरिस्पेक्ट अराइजेज आउट द ओवर एवेल्युएशन, अंडर एवेल्युएशन एंड अदरवाइज एवेल्युएशन, एंड आल्सो द डिफ्रेंशिएशन जो हम लोगों ने बात की। इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? अगर कंसिक्वेंसेस हम देखने जाएं डिसरिस्पेक्ट के, तो एक दूसरे से नॉट स्पीकिंग टू ईच अदर, तो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, स्ट्रगल कर रहे, ब्रेक इन रिलेशनशिप टूट जा रहे हैं, डाइवोर्स हो जा रहा है, फीलिंग ऑफ अपोजिशन, फाइट, लड़ाई हो रही है, यहाँ तक कि वार, यहाँ तक कि युद्ध तक हो जाते हैं कि भाई उन्होंने डिसरिस्पेक्ट कर दी। तो इस हिसाब से अगर देखने जाएं तो रिलेशनशिप को अगर हम समझ के जीते हैं तो हम ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दोनों वैल्यूज़ को इंश्योर करते हैं। तो ट्रस्ट फाउंडेशन वैल्यू है, उस रिस्पेक्ट के द्वारा हम एक दूसरे के साथ जस्टिसफुल बिहेवियर के साथ जी सकते हैं। थैंक यू। इसको ज़रूर, इन सारे सेट जो हैं इनको ज़रूर अच्छे से कॉपी पर एक बार लिखकर ज़रूर देख लें। थैंक यू।